गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नबोश का IG1 का फर्स्ट एलिमेंट। क्या तो हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। द मेजर कंटेंट, दैट्स ऑल। ओके ओके द नबोश का IG1 का टोटल 4 चैप्टर। ओके, टोटल 4 चैप्टर है। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में the chapter ka name why we should manage the workplace health and safety. Okay, so actually this is a question. I am asking one question to the learners. Okay, why किसके लिए हम लोग वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना चाहिए। देखो, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ फायदा के लिए, सही है ना। तो फायदा के लिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके बीच में हम लोग किसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी का बात करना चाहिए। ओके, उसके लिए एक कानून है और एक तरतीब है देखेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका माइंड में रखो, हम लोग किसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना मानते हैं हमारा वर्क प्लेस में, हमारा कंपनी में। तो हमको दूसरा काम है उधर, उसके बीच में ये क्यों डिस्कस करना मानते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिल में रखो, उसका बाद थोड़ा ये चैप्टर, हमको ये चैप्टर के हिसाब थोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो मामूली सब लोग को बोल सकते हैं किसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी हम लोग ख्याल रखना मानते हैं, क्यों। तो उधर कोई गड़बड़ हो गया तो ये तो कंपनी का बिजनेस सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा एक्सीडेंट हो गया तो आधा घंटा मिनिमम वो जगह का काम पूरा बंद हो जाएगा। तो बड़ा गड़बड़ है तो ये एक दिन का 2 दिन का मे बी परमानेंट भी द ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ बंद हो जाएगा। तो नहीं तो पेनाल्टी हो जाएगा, एनफोर्समेंट एक्शन आएगा। ओके, द इंस्पेक्शन आएगा, उसके बीच में बहुत मुसीबत बनाएगा। तो इसके लिए हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना जरूरी चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी नेबोश का सिलेबस में इसको टोटल 3 जस्टिफिकेशन है कि व्हाई वी शुड मैनेज द वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। इसके लिए टोटल 3 जस्टिफिकेशन दे दिया हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल moral justifications, then financial justification, then legal justifications। okay, so आप लोग ट्राई करो, कोई भी कोई आंसर आप बताओ किसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने मिलते हैं। आपका आंसर मे बी ये मॉरल जस्टिफिकेशन हो जाएगा, नहीं तो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन हो जाएगा, नहीं तो लीगल जस्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका अंदर हो जाएगा आपका कोई जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो नेबोश का सिलेबस ओरिएंटेड बात करने के टाइम why we should manage the workplace health and safety, then moral justification, financial justification, legal justification. Okay, so this is the main content of this chapter. Okay, okay, now we can check one by one. Okay, okay, बीच में छोटा डिस्कशन भी कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर, व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी। को तो आपको रीड कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल रीड करने के टाइम समझ में आएगा, ठीक है। ओके, सो द जो भी है मैं छोटा डिस्कशन करेगा। तो हेल्थ मींस WHO का एक डेफिनेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेफिनेशन है। हेल्थ मींस व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है। हेल्थ मींस आपका फिजिकल फिटनेस चाहिए, मेंटल फिटनेस चाहिए, आपका सोशल वेलबींग ऑल टुगेदर, देन ओनली वी कैन टेल ए पर्सन इज एन हेल्थी पर्सन। ओके, सेफ्टी मींस आप किधर बैठ रहे, किधर काम कर रहे हैं, उस जगह आपका सेफ है तो वो सेफ्टी हो गया, ठीक है। वेलफेयर मींस दिस इज एन एम्प्लॉयर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड द बेसिक यूटिलिटीज। सो डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, वो वर्क के हिसाब से, जगह के हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट चेंज हो जाएगा। वेलफेयर प्रोविजन से टॉयलेट फैसिलिटीज, वॉशिंग फैसिलिटीज, ओके, ए नंबर ऑफ फैसिलिटीज, ओके। वो तो एक वर्क के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से उसमें अलग हो जाए, बट ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ओके, अब ये 3 terminology, okay, discussion is over. Now again come to the point why we should manage the workplace health and safety। okay,
So there are three reasons. Okay, there are three reasons: moral justification, financial, and legal justification. Okay, so moral justification. What do you mean by the moral justification? See, moral justification discuss about the morality of one person to another person. Okay, वो क्या बात है? देखो, एक आदमी को दूसरा अब ये दुनिया में सबको साथ एक मोरालिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ गया? वो सही है ना? तो हमको सब कुछ नहीं कर सकते ना। थोड़ा थोड़ा कानून है ना, दुनिया में थोड़ा कानून है, वो तो वही कानून की बात कर रहे हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इधर एम्प्लॉयर को थोड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एम्प्लॉय से। ओके, सो एम्प्लॉयर बोल रहे मैं क्यों, मैं पैसा देते उसको, काम क्लास करेगा तो पैसा देगा, तो फिर उसके बाद क्या है? ऐसा नहीं है ना, थोड़ा उसका थोड़ा कमिटमेंट है ना, तो उसके लिए काम करते हैं ना, उसके सेफ्टी देखने मिलते हैं ना। ये एम्प्लॉय को दूसरा दिन भी काम करने मिलते हैं ना, सिर्फ एक दिन का काम में सब कुछ नहीं हो जाएगा ना, तो दूसरा दिन तीसरा दिन भी काम कर। सो एम्प्लॉय का हेल्थ जरूरी चाहिए, बैठना चाहिए ना। वो तो ये एम्प्लॉयर बराबर तरतीब नहीं किया, बराबर सेफ्टी नहीं किया, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उसका बाद ये एम्प्लॉय का इनकम अर्निंग कैपेसिटी है ना, वो कम हो जाएगा ना, उसका ताकत बाद में कम हो जाएगा, एक्सीडेंट कुछ हो गया तो उसका बताओ क्या करेगा? तो एक महीने का, 2 महीने का मे भी पैसा एम्प्लॉयर देगा, मे भी थोड़ा कॉम्पेंसेशन कुछ इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, और एनी अदर इंश्योरेंस की कॉम्पेंसेशन स्कीम से कुछ मिलेगा। उसका बाद क्या हो जाएगा? ये 1 साल में 2 साल में खत्म हो जाएगा, उसका बाद फंस गया ना। तो ये एम्प्लॉय का इनकम अर्निंग कैपेसिटी कम हो, इसलिए सोसाइटी भी बोल रहे इज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय का। द एम्प्लॉयर का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एम्प्लॉय का सेफ्टी इंश्योर करने चाहिए। ठीक है, तो देखो कुछ गड़बड़ हो गया तो सिर्फ एम्प्लॉय का नहीं है, उसका फैमिली को सबको इफेक्ट हो जाएगा, उसका बच्चों के एजुकेशन सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए दिस इज एन एम्प्लॉयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द safe workplace. Okay, so this is a moral justification in short. Okay, now on to the next point, financial cost, financial justification. Oh, क्या है financial justification? See, financial justification means a financial justification means देखो, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा खर्चा चाहिए, सही है ना? बेसिकली थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करना मिलता है, थोड़ा एम्प्लॉय को थोड़ा इसके लिए अपॉइंट करना मिलता है, उसको सैलरी देना चाहिए, थोड़ा इक्विपमेंट्स परचेज करना, खरीद करना मिलता है, उसके लिए मेंटेनेंस करना मिलता है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए थोड़ा खर्चा चाहिए। बट ये सिंगल एक्सीडेंट्स, ओके, वो दैट्स इनफ टू वाइप आउट द एंटायर अर्निंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समटाइम। एक बड़ा गड़बड़ हो गया तो, एक एक्सीडेंट हो गया, एक हेल्थ इफेक्ट, एक आउटब्रेक ऑफ डिसीज हो गया, वो कैसा कुछ गड़बड़ हो गया तो वो तरतीब करना चाहिए ना, नहीं तो दूसरा बिजनेस नहीं नहीं चलेगा ना। तो तरतीब करने के लिए उसके लिए खर्चा चाहिए, रेक्टिफिकेशन के लिए खर्चा चाहिए, वो खर्चा इसको बड़ा हो जाएगा। तो क्या 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 बेटर है? थोड़ा बेटर क्या है, थोड़ा पैसा खरीद करो, थोड़ा पैसा स्पेंड करके हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करो, वो अच्छा है ना। इसलिए ये बोल रहे हैं फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स। तो दूसरा बात, फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स में आपका एक एक्सीडेंट का, वो आउटब्रेक ऑफ डिसीज का, और कोई इल हेल्थ का, कोई डेंजरस ऑकरेंस का, कुछ भी है, कुछ गड़बड़ का, आपका एक्चुअल लॉस कितना हो गया, एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया, आपको समझ में आने के लिए आने तो आप दो कंसिडर करने में थे, इसका डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करने में थे। वो क्या है डायरेक्ट कॉस्ट? देखो, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो एक्सीडेंट में सीधा सीधा आ गया, वो खराब। सो आपका गाड़ी, आपका कंपनी का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो क्या, वो गाड़ी खराब हो गया तो वो गाड़ी के लिए रिपेयर करने के लिए कितना खर्चा चाहिए, वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो वो गाड़ी किसके लिए यूज कर दिया? आपका बिजनेस स्मूथ चलने के लिए ना। वो तो वो बंद हो गया ना, आपका सप्लाई बंद हो गया, डिलीवरी बंद हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो दूसरा गाड़ी अरेंज करना मतलब उसके लिए फिर ले। तो ये एक दिन में 1 सेकंड में गाड़ी तरतीब नहीं आएगा ना, रेडी नहीं होगा ना। इस गाड़ी रिपेयर करने के लिए 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता चाहिए, वो टाइम गैप में आपको दूसरा गाड़ी अरेंज करने में, तो उसके लिए रंड देना चाहिए। ऐसा वाला एक्सपेंडिचर है ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। आपका रेप्यूटेशन गड़बड़ हो गया ना, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया, ऐसा टाइम में आपको डिलीवरी नहीं हो गया, इसलिए रेप्यूटेशन खराब हो गया। इस ऐसा वाला एक्सपेंडिचर को इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते। तो आपको एक एक्चुअल लॉस कितना है एक एक्सीडेंट के हिसाब से, एक्चुअल लॉस कितना है वो समझ में आने के लिए आने तो आप ये दोनों कंसिडर करना मिलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आउट ऑफ दिस
some of these expenditure we can cover by insurance if we are ready to pay, take the policy and pay the premium on time. Okay, तो इसमें दौड़ा दौड़ा हमको छोटा मोटा स्पेशली डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमको दौड़ा इंश्योरेंस में कवरेज मिलेगा, तो फुल अमाउंट भी नहीं मिलेगा, तो बाकी पूरा इंश्योरेंस से क्या मिलेगा उसका बाद बाकी पूरा द एम्प्लॉयर देने चाहिए। समझ गया, एम्प्लॉयर देने चाहिए। इसके लिए बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं थोड़ा खर्चा फर्स्ट इन्वेस्ट करो, हेल्थ एंड सेफ्टी बराबर मैनेज करो, यही है फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, उसका बात हमको लीगल जस्टिफिकेशन है। लीगल जस्टिफिकेशन में क्या बात कर रहे हैं, सी लीगल जस्टिफिकेशन में क्या बात कर रहे हैं, देखो ये सारा कंट्री में उसको एक कानून बल रेगुलेशन है, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ सब कुछ है। ये तो हम लोग अब कोई दुकान चालू करने के लिए, कोई कंपनी चालू करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए कानून फॉलो करना पड़ता, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो कंट्री का वो लोकल अथॉरिटी है, वो लोग एक्शन करेगा आपके लिए। समझ गया ना, तो हम लोग कोई गलती करेंगे तो वो अथॉरिटी विल टेक एक्शंस। ले उसको एक्शन में मे बी सिर्फ इनफॉर्मल सिर्फ एडवाइस हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मल नोटिस हो जाएगा, नहीं तो पेनाल्टी आएगा, नहीं तो वो लोग काम बंद करेगा, और नहीं तो हमारा कंपनी के लिए केस फाइल करेगा सब। ओके, उसके बाद आफ्टर द जजमेंट मे बी इम्प्रिजनमेंट और पेनाल्टी सब कुछ हो जाएगा। ओके, ये इस ऐसा वाला मुसीबत तो आ जाएगा। हमारा कानून बराबर कंट्री का, ईच कंट्री का डिफरेंट कानून है, वो तो कानून बराबर फॉलो करना मतलब नहीं तो क्यों क्यों हो जाएगा, पेनाल्टी हो जाए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, एनफोर्समेंट अथॉरिटी इंटरफियर करेगा। सही है ना, ठीक है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से भी कानून है, सब सारा कंट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ नहीं, ये हेल्थ एंड सेफ्टी का कानून हम लोग बराबर फॉलो नहीं करेगा तो एनफोर्समेंट अथॉरिटी दे विल टेक एक्शंस, तो फिर मुसीबत ज्यादा हो जाएगा। तो फॉलो करेगा तो अच्छा है। ठीक है, यही है फाइना लीगल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो ओके इतना है। ओके, सो व्हाई वी शुड मैनेज द वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, देयर आर थ्री आर्ग्यूमेंट्स, फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी द मॉरल आर्ग्यूमेंट्स, फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स, लीगल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, यही है बस। ओके, यही है इंपॉर्टेंट कंटेंट। ओके, बस उसके बाद तो सब सब्सिडरी पॉइंट्स है, सब्सिडरी पॉइंट्स है, वो तो रीड करेगा तो इसी समझ में हो जाएगा। तो उसका बाद थोड़ा ILO कन्वेंशन रिकमेंडेशन सब कानून भी है, तो ILO क्या है वो भी बोलने मन थे, बट वो दूसरा वीडियो में बता सकते। ठीक, ओके, शुक्रिया।